ठीक है, तो हड़प्पा लिपि की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की जो लिपियां हैं वो कई जगह से मिली हैं। अगर देखा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन में लगभग 2500 के आसपास जो हैं वो ऐसी लिपियां मिली हैं। यानी कि इनकी अगर बात की जाए तो ये लोग अलग अलग तरीके से मोहरे बनाते थे। ये मोहरे जो बनाई जाती थी ये कई जानवरों के इस पे चित्र बनाए जाते थे, यानी कि इस समय हमें कई जानवरों के चित्र मिले हैं। इसके अलावा कई अ, ऐसे लोगों के चित्र भी मिले हैं जिसकी संभवतः ये लोग पूजा करते होंगे। यानी कि उस समय जो भी उपयोगी चीज होगी या जिससे वो परिचित होंगे उन लोगों को उन्होंने अपने मोहरों पर उनकी डिजाइनें बनाई। और इस तरीके से हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम इसे देखें तो ये एक व्यक्ति है जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और इसे जो है पशुपति शिव के रूप में जाना गया है। यानी कि जो मोहरें बनाई गई उसमें मनुष्यों की आकृति देवताओं के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया गया और इसके अलावा कई पशुओं की आकृति भी इस पर बनाई गई है। अगर इनकी बात की जाए तो ये मोहरें या तो आयताकार होती थी या वर्गाकार होती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो है वो हमें रेक्टेंगल रूप में भी दिखाई देती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि आखिर ये मोहरें बनाई किससे जाती थी। तो याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्टेटाइट यानी कि सेल खड़ी की ये मोहरें बनाई जाती थी। इस क्वेश्चन को गलत मत करना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मोहरें किसकी बनती थी। तो स्टेटाइट यानी कि सेल खड़ी की बनाई जाती थी, जो एक प्रकार का स्टोन होता था, उस पर ये चित्र बनाते थे और इस तरीके से ये मोहरें तैयार की जाती थी। इन मोहरों पे अगर देखा जाए तो सबसे प्रिय पशु है एक सींग वाला जानवर। यानी कि अगर देखा जाए तो एक श्रृंगी पशु इनका सबसे प्रिय था और इनके चित्र भी इन्होंने सबसे ज्यादा बनाए हैं। इसके अलावा ये माना जाता है कि एक श्रृंगी पशु इनके लिए महत्वपूर्ण रखता होगा। तुम लोगों ने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो ऋतिक रोशन के पास वही सील होती है जिस पर एक सींग वाला जानवर होता है। और इस तरीके से एक सींग वाले जानवर जो है वो इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था। दूसरा, यहां पर हमें कई अगर देखा जाए तो अन्य चीजों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनका रिलीजियस यानी धर्म कैसा होगा। अगर हड़प्पा सभ्यता के रिलीजियस की बात की जाए, धर्म की बात की जाए, तो मुख्य रूप से हड़प्पा के लोग ईश्वर में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? ईश्वर में। हड़प्पा सभ्यता के लोग ईश्वर में किस तरीके से विश्वास रखते थे इसको उन्होंने अपने मोहरों के द्वारा, अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों के द्वारा बताने का प्रयास किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो इस बात को मान के चलते थे कि ये देवीय जो रूप है, इस देवीय रूप में वो विश्वास करते थे। इसके अलावा वो नेचर पे डिपेंड थे। किस पर डिपेंड थे? नेचर पे। यानी कि जिन जिन चीजों को वो देखते थे उन उन चीजों के आधार पर वो है इसका अनुमान लगाते थे कि किस तरीके से कौन कौन से देवी देवता होंगे। और इस तरीके से, ठीक है, तो अनुमान लगाया जाता था कि किस तरीके से प्रकृति जो है उसको आधार बनाया गया था। ये पशुओं की भी पूजा करते थे, ये पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे, ये नाग की भी पूजा करते थे। पीएससी में एक क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे। तो याद रखना वो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल के पेड़ की। और इस तरह ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हुए उन्होंने इसे पुरुष के रूप में और नारी के रूप में, दोनों रूप में पूजा है। ठीक है, यानी पुरुष को भी देवता के रूप में पूजा और नारी को भी पूजा। नारी के रूप में देखा जाए तो गोड्स मदर यानी के मातृ देवी की पूजा हमें यहां देखने को मिलती है। और संभवतः ये मातृ देवी को या तो सिंधु नदी के रूप में पूजते होंगे या फिर इन्होंने किसी देवी के रूप में इनको पूजा होगा। एक ऐसा ही मातृ देवी की मूर्ति मिलती है जिनके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ये जो पौधा निकलते हुए दिखाया गया है ये इस बात का प्रमाण देता है कि सारी सृष्टि का निर्माण जो है वो महिला के गर्भ से हुआ है। और इस तरीके से हड़प्पा वासियों ने मातृ देवी की पूजा करते हुए उनके गर्भ से एक पौधे को उगते हुए दिखाया। यानी उस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है? महिला के गर्भ से हुआ है। इसके अलावा उन्होंने पशुपति के रूप में भी एक पुरुष की आकृति मिलती है
और जॉन मार्शल जो आगे जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत इसकी खुदाई करवाई थी, उन्होंने ही पशुपति को भगवान शिव कहा है। याद रखना। एक चीज और याद रखना, इसको हड़प्पा सभ्यता किसने कहा पहली बार? तो याद रखना, इसका नाम सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही रखा। किसने रखा है? जॉन मार्शल ने रखा है। ये पशु की, लिंग की, योनि की, नाक की, वृक्ष की, अग्नि की, सूर्य की, जल की, इन सब की पूजा किया करते थे। यानी ये बात हमें देखने को मिलती है कि ये नेचर की पूजा करते थे। यानी ये प्रकृति से डरते होंगे, और प्रकृति से डरते होंगे भैया कि कभी बिजली ना गिर जाए, वरना पता लगे खड़े खड़े निपट गए, पता लगे कभी बाढ़ ना आ जाए, वरना सोते सोते निपट गए, कभी सांप ना काट दे तो भाई वहीं पे झाग निकला और निपट गए। यानी कि देखा जाए तो ये उन पशुओं से भी पूजा करने लगे जिससे वो डरते थे। यानी कि यहां पर पूजा के रूप में अगर देखें तो मुख्य रूप से कई प्रकार के देवी देवताओं के रूप में हमें प्रकृति की पूजा देखने को मिलती है। और इसी प्रकृति की पूजा के बाद अगर हम ऋग्वेदिक काल में जब आगे वाले चरण में जाएंगे, तो आगे वाले चरण में हमें यही देवता के रूप में दिखाई देने लगे, जैसे जल के देवता, सूर्य के देवता, अग्नि के देवता, नाग देवता, वृक्ष देवता, है ना, लिंग योनि के रूप में भगवान शिव को पूजा जाएगा। और इस तरीके से यही जो प्रकृति है, इसी को ही हम किसके रूप में स्थापित कर देंगे? देवता के रूप में स्थापित कर देंगे। और स्टार्टिंग में ये सभी देवता के रूप धारण कर लेंगे। मोहनजोदाड़ो से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है, यानी कि एक ऐसी मोहर मिली है जो सेलखड़ी की बनी हुई है। इसमें एक योगी जो है वो मुद्रा के रूप में बैठा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है जो योगी की मुद्रा के रूप में है। इसके 3 मुख हैं। कितने मुख हैं? 3 मुख हैं। और इसके 2 सींग निकले हुए हैं। कितने सींग निकले हुए हैं? 2 सींग। इसके लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर बाघ और हाथी है, और इसके दाईं ओर भैंस और गेंडा बैठा हुआ है। यानी कि इसके जो बाईं ओर जो है वो बाघ और हाथी है, जबकि राइट हैंड की तरफ भैंसा और गेंडा है, और नीचे की ओर 2 हिरण बैठे हुए हैं। सबसे पहले जॉन मार्शल ने ही इस मूर्ति को पशुपति शिव कहा है। इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि किसने पशुपति शिव कहा है, तो जॉन मार्शल ने कहा। ठीक है। लिंग पूजा के भी प्रमाण हमें पहली बार हड़प्पा सभ्यता में ही मिलते हैं। तो लिंग पूजा भी इस समय होती होगी, और इस तरीके से भगवान शिव को भी इस समय पूजा जाता होगा, और इस तरह भगवान शिव के बारे में भी हमें जानकारी इसी समय मिलती है। एक चित्र था ना यहां पर, ये देखो, एक सींग वाला गेंडा दिखा, एक सींग वाला जानवर, ये दिखाया था मैंने तुम लोगों को, ये मोहरों पे मिला है। इसके अलावा एक पशुपति नीचे था। हमने एक पशुपति की मूर्ति देखी थी। ये है, इसी का बड़ी रूप होगा। ठीक है, मोबाइल में आप लोग लगा के देखना ये वाली मूर्ति। देखो इसमें, देखो क्या दिख रहा है। इसको बड़ा वाला अगर रूप देखोगे तो यहाँ देखो, ये 2 सींग निकले हुए हैं, ये 2 सींग निकले, ये 3 मुंह हैं, 1 2 और 3। यहां पर बाईं ओर यहां पर बाघ और हाथी है, और यहां पर गेंडा और भैंसा है, नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। ये है पशुपति शिव की मूर्ति। और इस तरह पशुपति शिव की मूर्ति को मार्शल महोदय ने क्या कहा? शिव कहा है ना। याद रखना ये बात, इस क्वेश्चन को गलत मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। अगर धर्म की बात की जाए तो याद रखना, इस समय मंदिर नहीं होते थे। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा के लिए किसका प्रयोग नहीं करते थे? मंदिरों का प्रयोग नहीं करते थे। मंदिर सबसे पहले हमें कब मिलेंगे? तो मंदिर सबसे पहले हमें गुप्त
काल में मिलेंगे। मूर्तियां हमें सबसे पहले कब मिलेंगी? मूर्तियां हमें सबसे पहले कुषाण काल में मिलेंगी। यद्यपि मूर्तियां बनाई जाती थी, हड़प्पा सभ्यता में हमें कई मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन स्पेशल रूप से इन्हें एक आर्ट और कल्चर के रूप में स्टेब्लिश करने के लिए कुषाण काल में इन मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा और गांधार और मथुरा कला में पहली बार मूर्तियां बनाई जाएंगी। इसके पहले मूर्तियों का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था, इसलिए मूर्तियां अपने हिसाब से आड़ी तिरछी बना दी जाती थी। पुष्पन को खड़ा करा मूर्ति बना दी, आड़ी तिरछी मूर्ति बन जाती थी। लेकिन स्पेशल रूप से मूर्ति बनाने का काम कुषाण काल में चालू होगा। ठीक, तो याद रखना, मंदिर के स्पष्ट प्रमाण हमें यहां पर नहीं मिलते हैं। इस सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, तो याद रखना हिंदू या सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल रूप से हमें हड़प्पा सभ्यता में ही मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलने लगता है और मूर्तियों की पूजा इस समय होती थी। क्लियर है? यानी कि मूर्ति इस समय पूजी जाती थी, मंदिर नहीं होते थे। ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। पुष्पेंद्र को देखकर डर जाया करते थे यहां के लोग, यानी ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, हुआ हु करते रहते थे ये लोग, यानी भूत प्रेत में विश्वास करते थे। यानी कि बड़ी संख्या में हमें यहां क्या मिले हैं? ताबीज मिले हैं। और बड़ी संख्या में ताबीज मिलने के कारण इस बात को हम ये प्रमाण निकाल सकते हैं कि इतने सारे ये ताबीज पहनते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये फैशन शो में जाकर पहनते होंगे। ये ताबीज जो पहनते होंगे संभवतः भूत प्रेत से बचने के लिए करते होंगे। कोई चुड़ैल ना लग जाए, कोई पिशाच ना लग जाए, कोई पुष्पेंद्र ना लग जाए, इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए ये लोग क्या पहनते थे? ताबीज पहनते थे। क्या पहनते थे? ताबीज। और इसी के आधार पर अनुमान लगाया जाएगा कि ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते होंगे। कौन? हाँ, आज भी बहुत लोग पहनते हैं। हाँ, कई लोग पहनते, मैंने भी पहना हुआ है पुष्पेंद्र के डर के मारे, हाथ में, तब भी नहीं बच पा रहा मैं। देखो अब ताबीज ही काम नहीं कर रहा मेरा। ठीक, शवाधान की बात हाँ, शक्तियां ज्यादा है उसके पास। ठीक है, तो मनुष्य को इस समय दफनाने के लिए भी अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। जैसे इस समय मनुष्य को दफनाने के लिए 3 प्रकार की विधियां चलती थी। पहला होता था पूर्ण समाधिकरण, यानी कि जो सबसे प्रचलित होता था, मनुष्य को दफना दो, खत्म। दूसरा होता था खुले में छोड़ दो, चील कौए आएंगे खा के चले जाएंगे, उनका भी पेट भर जाएगा, एंजॉय हो जाएगा उनका। ठीक है ना, काम बेचारे भटकते रहेंगे। तो तुम वो मोहनजोदड़ो मूवी देखोगे, उसमें ऋतिक रोशन के पिताजी को भी खुले में छोड़ दिया था, तो चील कौए आके खा के चले गए थे, बाद में हड्डियां हड्डियां बची थी। तो ऐसा भोजन के लिए खुले में छोड़ दिया जाता था। कई धर्म के लोग इस तरह से हाँ खुले में छोड़ देते हैं। और एक होता था जलाने का सिस्टम, दह संस्कार। हाँ, पारसियों में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो 3 तरह से होता था, या तो भैया इन्हें दफना दो, या फिर इन्हें खुले में छोड़ दो, या फिर इन्हें जला दो। यानी कि ये तीनों विधियां आज भी प्रचलित है और आज भी इन्हीं तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस तरह अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उन सभी चीजों का प्रयोग करते थे जो उस समय मनुष्य को दफनाने के लिए किया जाता था। अगर हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट कैसी थी? देखा जाए तो अभी तक हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है, यानी वो कैसे था, क्या लिखा है उन्होंने, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1853 में जो है वो इस स्क्रिप्ट को खोजा गया, यानी कि 1853 में इंडस की जो लिपि है वो हमें एविडेंस के रूप में मिलना चालू हुई। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को खोजा नहीं गया था क्योंकि सिर्फ हमें लिपि मिली थी और हमने अनुमान लगाया किसी समय की होगी, अंदाजा नहीं लगाया कि भैया हड़प्पा सिविलाइजेशन की होगी। तो 1853 में हमें स्क्रिप्ट मिल गई। लेकिन 1853 में स्क्रिप्ट मिलने के बाद जब हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया 1921 में, तब 1923 में हमारे सामने वो लिपि पूरी तरीके से आ गई जो कि उस समय लिखी गई थी। और फिर ये अनुमान लगा कि भैया ये किसी और की नहीं बल्कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की ही लिपि थी। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की लिपि थी, यानी कि अब 1923 में इस लिपि को पूरी तरीके से खोज लिया गया। लेकिन
दुर्भाग्य से इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कोई भी इस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाया है। अगर तुम लोगों को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। समझ गए? कई लोगों ने अपना जीवन निकाल दिया इस लिपि को समझने के लिए, लेकिन वो इस लिपि को तोड़ नहीं पाए। अब क्या पता उन्होंने एक ही शब्द के इतने सारे चित्र एक जैसे बना दिए हों जिससे उसका अर्थ ही नहीं निकल पाता। यानी कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई कि उस स्क्रिप्ट को पढ़ते समय कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे ये लिपि है, ये मछली बना दी, अब मछली का अर्थ क्या निकालें? ये 3 डंडे खींच दिए उन्होंने, ये उल्टा तीर बना दिया इन्होंने, और इस तरीके से इन्होंने ये लिपि लिखी। अब ये जो लिपि लिखी है तो मछली जल की रानी है, कितना कितना पानी है, कैसे पता चलेगा? यानी स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाएंगे, और जब स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाएंगे यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, हम ये सिर्फ उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर ही अनुमान लगा पाएंगे। समझ गए बात को? इसलिए हड़प्पा लिपि को इसलिए नहीं पढ़ा जा सका है क्योंकि ये चित्र के रूप में बनाई गई। वो चित्र, मछली का चित्र, इसका चित्र, इसके रूप में बनाई गई, तो हम पढ़ ही नहीं पाए इस लिपि को। इस लिपि में लगभग 64 जो हैं वो सिंबल दिए गए हैं, और लगभग 250 से लेकर 400 जो हैं वो अक्षर दिए गए हैं। इस लिपि की खासियत यह है कि इतना पता चल गया है कि ये दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी, लेकिन इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सभ्यता के पतन की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसको लेकर भी विद्वानों में एक तरह का असामंजस्य बना रहा, और विद्वान ये सोचते रहे और माथा खुजाते रहे कि आखिर भैया ये कैसे इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। इतनी बड़ी सभ्यता को समाप्त करने के लिए इतने लोगों को मारना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? इतने लोगों को मारना नहीं है पॉसिबल, यानी इतने लोगों को तो मारा नहीं जा सकता, यानी कुछ ना कुछ तो दया गड़बड़ है। तो इस तरह अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का अगर डिक्लाइन हुआ है यानी पतन हुआ है तो ये कैसे हुआ, और इसके लिए विद्वानों ने इसके पतन के लिए अपने अपने कई मोटिव दिए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में इंडस लिपि को बताने के लिए कई लोगों ने अपने अपने व्यू देने का प्रयास किया। सबसे पहले जो बताया गया वो बताया गया कि शायद यहां पर नदियों में बाढ़ आ गई होगी, जिसमें सिंधु नदी, रावी नदी, ऐसी कई नदियां हैं जिनमें बाढ़ आई होगी, और बाढ़ आने की वजह से ये बड़े बड़े नगर जो हैं वो इसके अंदर समा गए होंगे। लोथल समुद्र के किनारे था, इससे शायद समुद्र का लेवल बड़ा होगा, लेवल बड़ा तो भाई साहब समुद्र भी समा गया होगा लोथल। मोहनजोदाड़ो क्योंकि इंडस रिवर के पास था, सिंधु नदी के पास था, इसलिए सिंधु नदी के पानी में बाढ़ आई होगी, और बाढ़ आने से पूरा मोहनजोदाड़ो पानी के अंदर समा गया होगा। जो मोहनजोदाड़ो मूवी है उसमें भी लास्ट में यही बताया गया है कि सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ के कारण मोहनजोदाड़ो जैसा बड़ा नगर डूब गया, और इस तरीके से मोहनजोदाड़ो और लोथल का पतन हो गया होगा। कुछ विद्वानों ने कहा कि इस समय आर्य लोग भारत पर आए होंगे और आर्यों ने भारत पर अटैक किया होगा, और आर्यों ने जब भारत पर अटैक किया होगा तो वो इस एरिया में आए होंगे, और यहां देखा होगा कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने अपने नगर बना रखे हैं और यहां पर अटैक किए होंगे, और अटैक करने के बाद यहां पर रहने वाले जितने भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे उनको इन आर्यों ने नष्ट कर दिया होगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी सभ्यता होगी तो इतने नगर होंगे, यानी कि एक अर्बन रिवोल्यूशन है, यानी कि एक नगरीय क्रांति के रूप में अगर हम हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं, तो इतने सारे लोगों को मारना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आर्यों का अटैक हुआ होगा, लेकिन अब तक सिंधु सिविलाइजेशन जो है वो समाप्त होने की कगार पर आ गई होगी, और तब जाके आर्यों ने अटैक किया होगा, कुछ 2 4 5 लोग मिले होंगे, मार मुरा दिया हो गया, उसके बाद वो वहां पर बस गए होंगे। लेकिन इतने लोगों को मारकर आर्यों ने इस एरिया को कब्जा किया हो, ये लंबे समय से यही चलता रहा, और ये थ्योरी विकसित होती गई कि इंडस सिविलाइजेशन को समाप्त करने का काम आर्यों ने किया। लेकिन नए रिसर्च के अनुसार अब इसको मान्य नहीं माना जाता। अब ये माना नहीं जाता है कि आर्य ही इंडस सिविलाइजेशन को
समाप्त करने वाले होंगे। ये जरूर माना जाता है कि जहां आज इंडस सिविलाइजेशन है वहीं पर आके आर्य लोग आकर बसे, लेकिन आर्यों ने इतनी बड़ी सभ्यता को नष्ट नहीं किया होगा, इसलिए अब इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कई लोगों का, विद्वानों का मानना है कि इस समय क्लाइमेट चेंज हो गया होगा। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पानी बढ़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, वो भी चेंजेस होगा, सूखा पड़ गया होगा, ये भी कोई चेंजेस होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से लोग उस जगह को छोड़कर चले गए होंगे। ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जियोलॉजिकल चेंजेस आए होंगे, यानी कि कुछ अर्थ के अंदर से भूकंप वगैरह आया होगा, क्योंकि कालीबंगा वगैरह जो एरिया है उसमें भूकंप के भी एविडेंस मिलते हैं। यानी वो बताया जाता है, मैंने बताया भी था, कालीबंगा में अर्थक्वेक का एविडेंस मिला है। यानी कि ये भी बताया गया है कि शायद अर्थक्वेक आया होगा जिसकी वजह से सभ्यता के नगर नष्ट हो गए होंगे। किसी ने बताया होगा कि विदेशी व्यापार जो है ये लोग करते थे, ये इंटरनल भी व्यापार करते थे और विदेशों से भी व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार जो है वो कमजोर पड़ गया होगा, ये व्यापार प्रॉपर नहीं कर पाए होंगे। व्यापार एक जगह से दूसरी जगह जो होता था उसमें जो है प्रॉफिट नहीं हो पाया होगा, जिसकी वजह से ये लोग अपनी जगह छोड़कर चले गए होंगे। कोई बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया होगा, इसलिए नगर तबाह हो गए होंगे। कोई बताता है कि दांत खाज खुजली वगैरह आ गई होगी, महामारी आ गई होगी, है ना, बीटेक्स बगम नहीं होगा उस समय, और दांत खाज खुजली यानी कि कुछ भी महामारी फैल सकती थी, प्लेग फैल सकता था, या फिर कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी जिससे कि पूरे के पूरे लोग निपट गए होंगे खुजा खुजा कर, तो कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इस समय बीमारियां फैल गई होंगी। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने बहुत ज्यादा यूज कर लिया था अपनी जगह का, इसलिए हो गया होगा, या कोई बिजली चमकी होगी जिसकी वजह से निपट गई सब। और इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का कोई एक रीजन नहीं, बल्कि कई रीजन है, और जिसकी वजह से कई नगर अलग अलग रीजन की वजह से नष्ट हो गए। समझ गए बात को? क्लियर है? नहीं, एलियन अटैक नहीं माना जाता, या आप लोग मानिए इसको। हर जगह पुष्पन को पहुंचाना जरूरी है क्या? देखो एलियन अटैक मान रहा है वो, चिढ़ता है मजनू है, जलता है। देखो पॉलिटिकल, यानी अगर देखा जाए तो इस समय जैसे मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक बॉडी हुआ करती होगी, कोई प्रधान होता होगा, क्योंकि राजा का कॉन्सेप्ट तो एक्सेप्ट किया नहीं जाता। अगर कोई प्रधान होता होगा तो प्रधान जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता होगा। अब मान लो कि ऐसा हुआ होगा कि कोई वहां का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पाया, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्रधान के अंडर में पावर नहीं रही होगी, तो उसकी वजह से वो नगर जब किसी भी डिसिप्लिन के अंदर नहीं रहा होगा तो वो धीरे धीरे समाप्त हो गया होगा। नहीं, क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के क्या क्या रीजन है। तो ये 9-10 रीजन है, बस इन दोनों 10 रीजन को बता। हाँ, मोनार्की थी नहीं ना, बट एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है कि मोनार्की थी कि नहीं थी। मोनार्की के मतलब कि एक ऊपर से नीचे एक सिस्टम था कि नहीं था। तो मोनार्की का सिस्टम हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमें यही नहीं दिखाई देता कि राजा था कि ना। हम ये मान सकते हैं कि हाँ व्यापारी वर्ग था, ये व्यापार करता होगा ये वर्ग, एग्रीकल्चर करता होगा ये वर्ग, अलग प्रकार के क्राफ्ट वगैरह बनाता होगा, क्योंकि बहुत सारे हमें मोहरे मिली हैं, ताबीज मिले हैं, ईंटें बनाने वाले जो हैं गर्म करके ईंटें बनाने के लिए फायर पिट मिले हैं, तो बहुत सारी चीजें मिली हैं। लेकिन एक ऊपर से नीचे मोनार्की थी कि नहीं थी इसके बारे में नहीं पता। वर्ण सिस्टम के बारे में नहीं पता कि क्या यहाँ के लोग वर्ण सिस्टम के हिसाब से थे, कैसे थे, कास्टिज्म का पता नहीं चलता, तो मोनार्की तो है ही नहीं फिर, है ना। जातियां भी नहीं है, सिर्फ हाई सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी और लोअर सोसाइटी, बस, और कुछ नहीं बताया। क्योंकि अगर ऐसा होता, जाति सिस्टम होता, तो फिर उसके कुछ एविडेंस हमें मिलते। तो अगर होगा भी तो हमारे पास एविडेंस नहीं है, और हम हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाले एविडेंसों के आधार पर ही। नहीं नहीं, समुद्र के नीचे क्यों की होगी? कौन सा हड़प्पा थोड़ी है। पानी जब बाढ़ आई होगी नदी में, तो बाढ़ आई तो फैल गया, तो बाढ़ कभी तो खत्म होगी, तो बाढ़ जब खत्म होगी तो नदी वापस अपने एरिया पे आ जाएगी, तो ये तो तबाह हो गया ना, पर इसके खंडर तो बने रहेंगे ना। और नदियां जो हैं वो ऐसा थोड़ी है कि नदी आज जहां से बह रही है वहीं से पहले भी बहती होगी, वो तो अपना रूट चेंज कर लेती है, वो कभी ऐसे चल रही होती तो कभी ऐसे हो जाती है।
हजारों सालों में अपना मार्ग चेंज भी कर लेती है ना वो। हाँ, समय लगता है, ऐसा नहीं है। आज तुम देख रहे हो तो भैया नर्मदा नदी यहाँ बह रही, कल देखोगे तो भैया रायसेन से बह रही है, ऐसा नहीं। समझ गए बात को? तो हजारों साल लगते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडस सिविलाइजेशन को मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसे किस में रख सकते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था इसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल साइड में रखते हैं। प्रोटो हिस्टोरिकल साइड यानी क्या? यानी कि हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिकल साइड है, यानी कि हमारे पास एविडेंसों के आधार पर ही इतिहास लिख सकते थे। और इतिहास लिखने के लिए हमारे पास दो तरह के एविडेंस होते हैं, या तो लिटरेचर या आर्कियोलॉजिकल साइट। हमारे पास अगर इन दोनों में से दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन हम किसी एक का प्रयोग कर पाते हैं, तो ऐसे समय को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल। और इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरिकल यानी आद्र ऐतिहासिक युग है, जब हमारे पास दोनों एविडेंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम किसी एक का ही प्रयोग कर पा रहे हैं। क्लियर है? इंडस सिविलाइजेशन में गैर आर्य सभ्यता भी कहा जाता है इसको। गैर आर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन को आर्यों ने डेवलप नहीं किया। याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन आर्यों की देन नहीं है, बल्कि आर्यों के आने के पहले की है। यानी हड़प्पा सभ्यता को बनाने वाले आर्य नहीं, बल्कि आर्यों के पहले होंगे। सोचो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे ये लोग। इन्होंने वो चीजें उस समय कर निकाली जो कि आज मनुष्य करता है। तो एक क्वेश्चन है यूपीएससी में, क्वेश्चन ये है यूपीएससी में कि इस समय इंडस सिविलाइजेशन में उस समय कौन कौन सी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं जो कि प्रेजेंट टाइम पे भी अवेलेबल है? तो क्या तुम मुझे ये ढूंढ कर ला के दोगे? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर, धार्मिक, इन सभी रूप में तुम मुझे वो ढूंढ के निकालो जो तुम्हें आज भी देखने को मिलता है। जो कुछ भी हो, नगर टाउन है, और जो भी है, नगर बनाए गए होंगे, जैसे भी जो भी तुम्हें ये देखने को मिलता है, क्या तुम इसको ढूंढ सकते हो? तो मुझे ये ढूंढ के लाके दो। ठीक है, नोट्स में डाल दूंगा ग्रुप में। मुझे बस ढूंढना, पढ़ना और बताना कि क्या क्या चीजें हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसा करते थे जो आज भी प्रेजेंट में हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो। कर पाओगे? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नगरों की अगर हम बात करें, तो वहां पर सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती हैं? 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। एक ये मेन रोड है, दूसरी रोड आएगी, और ये रोड एक दूसरे को कैसा एंगल बनाएगी? और आज भी क्या हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना? हाँ, 45 डिग्री है वो, 90 डिग्री है वो। तो भोपाल है यार, 90 डिग्री बीच बना देते हैं हम लोग ऐसे। वो क्या है, वो डायरेक्ट ऐसे, उन्होंने क्या है इसलिए बनाया था, गाड़ी ऐसे उचक के बाहर डायरेक्ट पहुंच जाए वो। अब उन्होंने गलती से वो टर्न बना दिया, टर्न नहीं बनाते, गाड़ी ऊपर से निकल जाती। गलती इन लोगों की है। समझ गए? नहीं, बहुत सारे पॉइंट है। हाँ, इसके बाद ठीक है, बताओगे? अच्छा, बना भी लिख भी आए थे, पहले से लिख के लाए थे? ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो गैर आर्य भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता को हम कैसी सभ्यता मानते हैं? ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी नगर है, जबकि आर्य लोग गांव में रहा करते थे। अगर आर्य लोग गांव में रहा करते थे तो इसका निर्माण आर्य नहीं कर सकते, यानी आर्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। यानी ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये एक गार आर्य सभ्यता रही हो। ठीक। हड़प्पा कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो लिपि मिली है उसे अभी तक पढ़ा
नहीं जा सका है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनमें मुख्य रूप से कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। मूर्ति पूजा इस समय प्रारंभ हो चुकी थी, यानी हड़प्पा लोगों ने मूर्तियों की पूजा करना प्रारंभ कर दी थी, लेकिन मूर्तियों का प्रॉपर बनाना कुषाण काल में चालू होगा। हड़प्पा कल्चर की मोहरों पर और टेराकोटा पर कई आकृतियां मिलती हैं, इसमें गाय का चित्रण नहीं मिलता है। याद रखना, हमें किन किन का चित्रण नहीं मिल रहा है। याद रखना, हमें घोड़े का नहीं मिलेगा, हमें गाय का नहीं मिलेगा, हमें ऊंट का नहीं मिलेगा, हमें गाय हो गया घोड़ा, और हमें लॉयन का नहीं मिलेगा। याद रखना, शेर नहीं मिलता, बाघ मिलता है। समझ में आई बात? बाघ और शेर एक तेंदुआ क्या, फिर लकड़बग्गा भी आ जाए। हाँ, हड्डियां मिली हैं। हाँ, है ना? तो याद रखना, ये चार चीजें नहीं मिली हमें हड़प्पा सभ्यता से। घोड़े नहीं मिले, ऊंट के एविडेंस हमें मिले हैं, लेकिन वो भी हड्डियां मिली हैं। कहां? कालीबंगा में, जो राजस्थान में स्थित है। तो याद रखना, घोड़े नहीं मिलेंगे, गाय नहीं मिलेगी, ऊंट नहीं मिलेंगे, शेर नहीं मिलेगा। समझ गए? हाँ, अस्थि पंजर मिलेगा पर चित्र नहीं मिलेगा ना। ठीक है? तो पहले तो ये माना जाता था घोड़े का अस्तित्व ही नहीं था यहां पर, लेकिन बाद में घोड़े की हड्डियां मिल गई। तो घोड़ा था, लेकिन हम उसको जानते नहीं थे, हम सवारी नहीं करते थे। तो या परिचित होंगे भी, लेकिन यूज नहीं करते थे प्रॉपर। हड़प्पा सभ्यता के लोग सीधे साधे थे, मेरे जैसे, वो ज्यादा उसमें उलझते नहीं थे। ठीक है? तो यहां पर सबसे ज्यादा उलझने वाला काम करेगा ये शेर, क्योंकि तुम शेर को गलती से बाघ समझ बैठोगे। तो याद रखना, टाइगर अलग है, लॉयन अलग है। ये बब्बर शेर ये नहीं मिलेगा। ये इससे परिचित ही थे कि नहीं थे वो बताया नहीं, सॉरी इसके लिए। ठीक है ना? पर हाँ, टाइगर से परिचित थे, है ना, बाघ से परिचित थे। हड़प्पा के लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे। क्या है लोहा? नहीं जानते वो। ठीक, लेकिन हाँ, वो कॉपर, टीन, ब्रॉन्ज, इन सब को वो जानते थे, और इस तरीके से वो ब्रॉन्ज का यूज ज्यादा करते थे, इसलिए इसे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा गया है। याद रखना, लोहा और शेर फंसाएगा वो इसी में तुम्हें। समझ गए? तो स्पष्ट भाषा में लिखना। एक काम करना, पुष्पेंद्र कहां गया, उसके टीटू टेटू बनवा लेना। यहां पर, यहां लिख देना लोहा, यहां लिख देना शेर, और क्रॉस का निशान लगा देना। समझ गए? ये दोनों चीजें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलती। अगर सबसे बड़े हड़प्पा नगर की अगर बात की जाए, तो सबसे बड़ा हड़प्पा नगर है मोहनजोदाड़ो। क्या है? लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो वो है राखीगढ़ी। याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, और दूसरा सबसे बड़ा है धोलावीरा। सबसे बड़ा कौन सा है? धोलावीरा, दूसरा। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ गई बात? याद रहेगा? डरेगा तो नहीं कोई? इंडस सिविलाइजेशन के लोग मातृ शक्ति की पूजा किया करते थे, यानी कि मदर गॉड्स की पूजा किया करते थे, और हमें यहां पर कई रूप में यह दिखाई देता है। जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई प्रारंभ करवाई, और कनिंगम महोदय पहले आर्कियोलॉजिकल थे जो हड़प्पा के एविडेंस को समझ नहीं पाए थे। याद है, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कनिंगम को हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ में ही नहीं आया। उनको लगा कोई गांव होगा, पुराना बसा होगा, लोग चले गए होंगे हमारे डर के मारे, हम वैसे अत्याचारी लोग हैं। ठीक है, लेकिन कौन समझ पाया? जॉन मार्शल। उनको लगा दया कुछ गड़बड़ है यहाँ के नगरों में। ठीक है, और वो उसको समझ पाए। इंडस सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, तो मोहनजोदाड़ो के घरों में हमें क्या पाए जाते हैं? कुएं पाए जाते हैं। हर घर में कुएं मिले हैं यहां पर। दिन भर खुदाई करते रहते थे कुएं की ये लोग। हरियाणा के बनावली नामक स्थान पर, यानी हड़प्पा स्थल पर, घग्गर उसकी सहायक नदियों के आसपास हमें बहुत सारे इस तरीके के एविडेंस
या नगर मिलते हैं। पहली बार कपड़ों के रूप में इन्होंने कपास यानी कॉटन का प्रयोग किया और इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, और इस तरीके से भारत में मोहनजोदाड़ो में हमें कपास के भी एविडेंस मिले हैं, यानी कपास का ये उगाते होंगे। मोहनजोदाड़ो से हमें एक बहुत बड़ी वृषभ मुद्रा मिली है, यानी कि इस समय कुबड़ वाला सांड मिला है। तो मोहनजोदाड़ो से बहुत सारी चीजें मिली, याद रखना। महास्नानागार मिला है, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिली है, पशुपति शिव मिले हैं, दाढ़ी वाले बाबा मिले हैं, यानी कि एक दाढ़ी वाला पुरुष मिला है जो कि पत्थर का बना हुआ है। इसके अलावा कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यह भी यहां से मिली है। मोहनजोदाड़ो से हमें वृषभ मिला है, एक श्रृंगी पशु मिला है, यह भी यहां से मिला है। तो ये सब चीजें याद रखना, ठीक। हड़प्पा कल्चर की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है, लेकिन घोड़े का अस्तित्व रहा होगा क्योंकि उसके अवशेष भी हमें यहां पर सुरकोटदा से मिल गए हैं। कालीबंगा में हमें एक पट्टी मिली है जहां पर दोहरे सिंह वाले देवता के भी चित्र मिले हैं, यानी दो सिंह वाले देवता भी हमें यहां पर कालीबंगा में मिले हैं। मिस्र सभ्यता नील नदी के तट पर थी, जबकि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि के आविष्कार करता थे। तो याद रखना, सुमेर के लोगों ने सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाई थी, यानी पहली बार लिखना और पढ़ना सुमेर के लोगों ने किया था, यानी मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। हम लोगों ने सिर्फ स्वच्छता पर ध्यान दिया, मिस्र के लोगों ने बड़े बड़े पिरामिडों का निर्माण किया। समझ गए? तो सबसे पहले लिपि किसने बनाई है? सुमेरियन लोगों ने बनाई। ये कुछ स्थान हैं जहां पर कुछ नदियां दी गई हैं और इन नदियों के बारे में कहां कहां पर वो स्थल है और वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलता है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो, सबसे पहले हमें नगरों के रूप में क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें हड़प्पा को देखते हैं। किसको? कौन सी नदी, कहां पर? और यहां पर श्रमिक आवास मिले हैं, यानी कि लेबर हाउस मिला है। कालीबंगा कौन सी नदी, कहां पर? जुता हुआ खेत मिला है, याद रखना, ठीक है, खेतों को जोता जाता होगा। तीसरा, लोथल कौन सी नदी, कहां पर? और यहां पर पोर्ट यानी कि गोदी मिली, गोदीवाड़ा मिला, डार्क आर्ट मिला है। राखीगढ़ी कहां, कहां पर है? सबसे बड़ा है भारत का, यहां पे शंख के साथ कंकाल मिले हैं। आलमगीरपुर कहां पर? यूपी। सबसे कहां का स्थल है ये? ईस्ट का, याद है वो डायग्राम बनाया था। मांडा कहां पर है? जम्मू कश्मीर। कहां का है? नॉर्थ का। दैमाबाद कौन सी नदी? पवरा नदी। कहां पर? सबसे नीचे। मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी? सिंधु। कहां पर? और ग्रेट बाथ मिला है, डुबकी लगाओ आराम से। चानूदड़ो कौन सी नदी? सरस्वती। कौन सा जगह? सिंध। मनके बनाने का एविडेंस मिला है, बनाते होंगे ताबीज भर भर बैठ के। धोलावीरा कहां पर? लूनी नदी। कहां पर? बहुत बड़ा स्क्रिप्ट साइन बोर्ड मिला है, याद है, 10 अक्षर लिखे हुए हैं। बनावली कहां? हरियाणा में, यहां पे गेहूं और जौ की खेती की जाती होगी। समझे बात को? यह है हड़प्पा सिविलाइजेशन। समझ गए बात को? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन के प्री के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम प्री के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें इनके फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। अगर मान लो मेंस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो हमें साइड याद करनी पड़ेगी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ठीक है, इनके बारे में देना होगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर इंडस सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो सबसे मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो कि ना के बराबर है, इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनेगा। सोशल स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलीजियस यानी धर्म से बन सकता है, ठीक है,
या फिर शॉर्ट में हड़प्पा की स्क्रिप्ट आ सकती है। अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो हड़प्पा के डिक्लाइन पे बनेगा। बस इतने क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। समझ गए बात को? अब एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के और अभी के प्रेजेंट टाइम पे क्या क्या मैच होता है, क्या क्या हमें सेमियर दिखाई देता है, बस हमें उससे। और ये एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इन चीजों को तुम लोग करो और इसको पढ़ के देखो एक बार। हाँ वही मतलब महास्नानागार पूछ लेगा, पशुपति शिव पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना? नहीं नहीं, बस स्क्रिप्ट कब खोजी गई, कब प्रकाश में आई, बस ये सब, है ना? ठीक है फिर, तो बाकी चीजें फिर हम अलग करते हैं। हाँ हाँ, इंडस ही तो है। हाँ इंडस रिवर के पास है ना, हाँ। हाँ, ठीक है, चलो। जय हिंद, जय भारत।